तो देखिए, आज हम आर्य छंद के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप अगर वीडियो को देख रहे हैं, आर्य छंद के बारे में जान रहे हैं, तो सबसे पहले आपके नीचे एक लाल बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का, और उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस प्रकार से आज हम आर्य छंद के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जाने की भी आर्य छंद है वो किस प्रकार का छंद है। यानी आर्य छंद है वो एक मात्रिक छंद है, क्योंकि हमने पहले छंद गण निर्धारण में और छंद के परिचय में जाना था कि भाई छंद के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। यानी एक तो होता है वर्णिक छंद और दूसरा होता है मात्रिक छंद। तो अपन जो आर्य छंद के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आर्य छंद एक मात्रिक छंद है और इसे जाति भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसके लक्षण के बारे में जानेंगे, फिर इसका उदाहरण लिखेंगे किस प्रकार से आर्य छंद को निर्धारण करते हैं, अर्थात किस प्रकार से उसमें मात्राओं को लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आर्य छंद का लक्षण लिखते हैं। लक्षण: यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सा आर्या। तो देखिए, हमने आर्य छंद का लक्षण लिखा, तो इस लक्षण के माध्यम से हमको ये पता चल जाएगा कि वह आर्य छंद के किस चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सबसे पहले छंद का अर्थ लक्षण का अर्थ करते देखो, यस्यापादे प्रथमे द्वादश। यानी जिस छंद के प्रथमे माने प्रथम, पादे माने चरण में। भाई पाद का मतलब क्या होता है? चरण होता है। यानी एक श्लोक के अंतर्गत 4 चरण होते हैं, जिसमें हम पाद को चरण भी बोलते हैं, पाद भी बोलते हैं। और वैसे चतुर्थांश यानी जो चौथा चरण होता है उसको भी पाद कहा जाता है। तो देखिए, यस माने जिस छंद के प्रथम पाद में, जिस छंद के प्रथम पाद में द्वादश माने 12 मात्राएं होती है। कितनी होती है? 12। और 12 मात्रा माने मात्रा, तथा मान उसी प्रकार से तृतीय अपि माने तीसरे चरण में भी होती है। यानी जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती है, यानी पहले में भी 12 और तीसरे चरण में भी 12 मात्राएं। यानी जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती है, अष्टादश द्वितीय और दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती है, चतुर्थके पंचदश सा आर्या, और चौथे चरण के अंतर्गत 15 मात्राएं होती हैं, उसे हम आर्य छंद कहते हैं। तो देखिए, इसका अर्थ लिख लेते हैं। जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं, और प्रथम और तृतीय में कितनी हो गई? 12। और दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती हैं। तथा
चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है? 15, यानी 15 मात्राएं होती हैं। उसे आर्या छंद कहते हैं। तो देखिए हमने आर्या छंद के पहले लक्षण के बारे में जाना और उसका देखिए अनुवाद कर दिया हमने, तो इससे और सरलता हो जाएगी आपको समझने में। तो सबसे पहले तो आप ये कि श्लोक को कंठस्थ कर लें। श्लोक आपको कंठस्थ हो जाता है तो ये लक्षण आपको पूर्ण रूपेण याद हो जाएगा। यानी यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदशा स आर्या। तो इस प्रकार से जो श्लोक है इसके अंतर्गत हमें पूर्ण रूपेण पता चल जाता है कि भाई इस आर्य छंद के पहले चरण में और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं और जो दूसरा चरण होता है उसमें 18 मात्राएं होती है तथा जो चौथा चरण होता है चतुर्थांश होता है उसमें हमेशा 15 मात्राएं होती है। इस प्रकार हम उसको आर्य छंद कहते हैं। तो देखिए अब हमने इसका लक्षण लिखा तो लेकिन अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई हमको जो उदाहरण है वो किस प्रकार से लिखना है। उदाहरण है अपन को केवल अभिज्ञान शाकुंतलम जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसी में से लिखना है, क्योंकि अपने जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो निर्धारित है छंद है वो केवल अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत जो प्रयुक्त किए गए हैं वही उदाहरण अपन को यहाँ पर लिखने हैं और उसी को अपन को समझना है। लेकिन जैसे हम आदर्श उदाहरण भी लिख सकते हैं कहीं किसी भी प्रकार का। भाई देखिए अपने पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है वो तो हमें यहाँ लिखना होता है, लेकिन जैसे हम कंपटीशन के अंतर्गत जानते हैं या और कई किसी प्रकार से हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं तो सबसे पहले देखो हमें तो क्या करना है, छंद का लक्षण पूर्ण रूपेण पता होना चाहिए कि भाई ये जो छंद का लक्षण क्या है, इसमें किस प्रकार से गणमात्राएं निर्धारित करते हैं। यदि हमें ये पता होता है तो चाहे किसी भी पुस्तक का छंद हो, किसी भी लेखक के द्वारा लिखा गया या ग्रंथ का कोई भी श्लोक हो तो हम उसमें आसानी से उसका निर्धारण करके बता सकते हैं कि इसमें भाई ये छंद है। और भाई छंद के लिए भी अपन को ये होता है, जैसे अपन के पाठ्य पुस्तक में तो क्या होता है रिटन रूप में यानी लिखित रूप में पूछे जाते हैं, इसलिए हमको छंद का लक्षण महत्वपूर्ण याद करना होता है, उदाहरण भी करके याद करना होता है और उसको हमें एक्सप्लेन करना होता है तब जाके, क्योंकि वो विस्तृत 10 नंबर का आता है या जिस प्रकार से वो पूछा जाता है उस प्रकार से करते हैं। लेकिन कंपटीशन के अंतर्गत यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत ये हमें इस प्रकार से नहीं पूछा जाता, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो उसमें श्लोक दे दिया जाता है और उसमें नीचे पूछा जाता है इसमें कौन सा छंद है, तो उसमें हम कैसे निर्धारण करते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया आपको एक ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको छंद का लक्षण याद होना चाहिए। यदि हमें छंद का लक्षण याद है तो हम उसे किसी भी प्रकार के श्लोक में उसका निर्धारण करके बता सकते हैं कि भाई इसमें ये छंद है। तो अब आइए हम इस आर्य छंद का उदाहरण लिखते हैं। एक अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित है। देखिए अपरितोषाद विदुषाम ने साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। ये तो पहली लाइन हो गई। फिर दूसरा है बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्ये प्रत्ययम चेतः। अब देखिए हमने ये उदाहरण लिखा है यहाँ पर, ये अपने जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है उसके पहले अंक का ही शुरुआत में से जैसे आगे चलते हैं मंगलाचरण के बाद में तो उसका वो श्लोक है। तो देखिए इसमें हम गण निर्धारण करेंगे किस प्रकार से इसमें आर्य छंद है। तो देखिए
आर्य छंद के अंतर्गत हम सिर्फ मात्राओं का निर्धारण करते हैं, ये क्योंकि यह एक मात्रक छंद है। तो देखिए, आपरितोषात् विदुषां न साधु मने प्रयोग विज्ञानम वलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेत। तो देखिए, मैंने आपको पहले मात्राओं के निर्धारण के बारे में बताया कि जो ह्रस्व मात्रा होती है, यानी जो ह्रस्व स्वरों की मात्रा जिनमें लगी होती है, उसका हम एक चिन्ह यानी जो खड़ी पाई वाला वो होते हैं, यानी आश्व मात्रा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इसके लिए प्रयोग करते हैं एक डंडे का यानी खड़ी पाई का, जिसका संख्या में एक मतलब होता है। और जो दीर्घ यानी गुरु मात्रा होती है, उसके लिए अवग्रही चिन्ह ए का प्रयोग करते हैं और ये संख्या में 2 का बोधक होता है। तो इस प्रकार से हम गणना करेंगे। तो देखिए, आ क्या है, बड़ा है, तो हमने बड़ी रख दी। अब ये पे छोटा है तो 1 रख दी। रे में छोटी ई की मात्रा है तो 1 रख दी। ते में क्या लगा हुआ है, ओ की मात्रा है तो बड़ा हो गया। शा ये बड़ा है तो ये बड़ा हो गया। अब हमें एक भी बात ध्यान ये भी रखनी चाहिए कि मैंने आपको कुछ और भी बताए थे नियम की मात्रा, जैसे हलंत वाला यानी जो व्यंजन होता है हलंत वाला यानी संयोग संज्ञक अक्षर होता है, उससे पहले और संयुक्त अक्षर जैसे ख त्र ज्ञ और अपन का ध्य विद्यालय वाला ध्य और प्रे पैर ऐसे मिलकर बनता है, इनसे पहले वाला जो वर्ण होता है वो भी हमेशा दीर्घ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर ये छोटा होता और ये हलंत है तो यहाँ वैसे भी बड़ा हो जाता है, तो बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। और ये कितना है, 1 छोटी मात्रा है, दे में छोटी मात्रा है ये, अब इसमें अंग है तो ये बड़ा हो जाएगा, और बड़ा है तो वैसे भी बड़ा रहेगा। अंग यानी एक तो अनुस्वार का और एक विसर्ग से युक्त जो वर्ण है वो भी हमेशा दीर्घ होते हैं। तो ये मात्रा कितनी हो गई, देखो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, यानी प्रथम चरण हो गए यहाँ से अपन का। तो इसमें 12 मात्राएं हो गई। अब अगला गिनते हैं। न कैसा है, छोटा 1 मात्रा, सा बड़ा बड़ी मात्रा, द छोटा ये अपन का छोटा। अब देखिए आगे न है आधा है, तो मैं पहले छोटा है ना तो ये बड़ा हो जाएगा। फिर अब हलंत का कोई भी अपन अक्षर नहीं लिखते, खाली हलंत व्यंजन कहीं भी आ जाए तो उससे पहले वाला वर्ण दीर्घ हो जाएगा और उसका कोई चिन्ह नहीं आएगा। ये में 1 ही मात्रा है तो ये भी बड़ा हो जाएगा। प्रे है तो प्रे में ये छोटा है, ये छोटा हो जाएगा। यो बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा, ये गे छोटा है। अब देखिए बी है और बाद में क्या है, गे। अभी गे है अपना ये संयुक्त अक्षर है, जय और न से मिलकर के बनता है तो संयुक्त अक्षर हो गया। तो पहले बी हो गया, ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। और ये क्या है, न, और बाद में है तो हलंत वाला, इससे पहले न छोटा है लेकिन ये बड़ा हो जाएगा, यानी हलंत वाले अक्षर से पहले संयुक्त संज्ञा। अब इसको संभाल लेते हैं। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, यानी 18 मात्राएं हो गई। पहले में तो कितनी बताई थी, 12, तृतीया में 12, दूसरे में 18 तो 18 हो गई। अब अगले अपन इधर गिनते हैं। देखिए बे में 1, ले में 1, बे फिर 1, दे 1 और बी ये अपी है तो इसमें भी 1 आ जाएगी। तो कितनी मात्रा हो गई, 1 2 3 4 5। अब देखिए श में छोटी की मात्रा है, बाद में खे खत्री। अभी खे खत्री भी क्या है अपन की संयुक्त अक्षर है, कै और श से मिलकर के बनता है हलंत है, तो अपन का सी छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। अब ये छोटा है तो इसका छोटा ही रहेगा। अब ये अपन का तय बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा, ना बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, ये तीसरे चरण में 12 हो गई। तो यहाँ पर देखिए अपन ने ये, आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि भाई सर ये बड़ा कैसे हुआ, यानी यहाँ से अलग कैसे हुआ, ये तो शब्द एक है तो आगे भी गिन सकते हैं हम। तो देखिए ये संधि से युक्त पद है और इसको जब हम अलग करेंगे ना तो शिक्षिता नामो में मलंत हो जाएगा और आ उधर निकल जाएगा, तो आत्मन्य प्रत्यमचयित हो जाएगा। आगे भी संधि पद करेंगे तो देखो आत्मय और न यह में हो जाता है आत्मनि धन अप्रत्ययम चेत, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये ना है तो वैसे बड़ा आ गया। अगर इसको शिक्षिता नाम करते तो भी मैं हलंत वाला था, ये बड़ा आएगा, बड़े का बड़ा भी रखेंगे, तो ये 12 हो गया। अब हम अगले वाला जो चरण है यहाँ से
इसका भी संवारेंगे। तो देखो मैं बड़ा है माँ, और वैसे भी इसके बाद में क्या है, ये अक्षर है तय आधा है तो ये बड़ा हो जाएगा। अब मैं है, अलंत का कुछ भी नहीं रखेंगे। मैं के बाद में भी कौन सा वर्ण है, आधा न है, तो ये मैं भी बड़ा हो गया। अब यह है तो यह भी अपन का क्या है, यहाँ छोटा है, इसका एक लिखना चाहिए, लेकिन बाद में संयुक्त अक्षर यानी प्र, पे और रे से मिलकर के बनता है, तो ये भी बड़ा हो गया। अब बाद में भी क्या है, ये आधा तय है और ये छोटा है, तो ये भी बड़ा हो गया। तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, और ये है, इसके लिए 1 आ जाएगा, इसके लिए 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए बड़ा आ जाएगा, ये विसर्ग है, ये भी बड़ा जाएगा। अब देखिए कितने समान थे। अब कहाँ से आएगा, यहाँ से 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15 आ गया ना। इस प्रकार से अपन छंद के अंतर्गत, आर्य छंद के अंतर्गत मात्राओं का निर्धारण करेंगे। तो अपरितोषात् विदुषाम न साधु मने प्रयोग विज्ञानम वल्वदपि शिक्षितानाम आत्मने प्रत्ययम चेत। तो इस प्रकार से अपन का ये उदाहरण है, और उदाहरण को भी अपन को कंप्लीट याद कर लेना चाहिए ताकि हमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आए। और भी उदाहरण है तो वो भी देख सकते हैं आप। देखिए इधर ही लिख देता हूँ, सुभग सलिलाभ गाह, सुभग सलिलाभ गाह पाटल संसर्ग, पाटल संसर्ग सुरभि बनबाता। आगे प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीय। तो देखिए ये भी आर्य छंद का उदाहरण है, इसमें भी अपन मात्राएं लगा सकते हैं। तो देखिए ये इसमें भी 4 चरण है, पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं हैं, और दूसरे में 18 है, और चौथे में 15 मात्राएं होती है। तो एक बार मात्रा लगा लेते हैं। स में छोटा है 1, सुभग 1 1, स में 1, ले में 1, सलिला, ये देखिए सलिला है, सलिलाभ गाह, यानी सुभग सलिलाभ गाह का मतलब होता है गर्मियों की ऋतु में ठंडे जल में स्नान करना बहुत अच्छा लगता है। ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम का इसके बाद में जो आता है वो श्लोक है। तो ले में छोटी थी, ये बड़ी, छोटी लगा दी, ला है बड़ा तो बड़ा लगा दिया, ये छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा। इसको संभाल लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, यानी पहले चरण में अपन की कितनी मात्रा हो गई थी, 12 हो गई। आगे देखिए 2 1 1 1, अब ये संसर्ग है, अंग वाला है तो बड़ा हो गया, और वैसे भी आगे रह है तो ये भी बड़ा हो जाएगा, और ये गी छोटी है तो छोटी रहेगी। फिर सुर भी 1 1 1, वन 1, ये 2 और 2। देखिए गिनते हैं, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 8 9 10 11 12 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17 हुई है। तो देखिए अपन पे गलती कहाँ हुई है, पाटल संसर्ग, ये देखिए संसर्ग है यहाँ पर है ये, तो ये बड़ा आएगा ना। पाटल संसर्गे सुरभि बनवाता, तो पाटल यानी 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9 10 11 12 13 14 और 4 18, यानी दूसरे में कितनी हो गई थी, 18। वो यहाँ पर इसकी मात्रा यहाँ लग गई थी, इसलिए अपन को मिस्टेक हो गई थी। अब देखिए अगले में चलते हैं।
तो देखिए प्रे यहाँ छोटा है, लेकिन बाद में अपन का क्या है संयुक्त अक्षर यानी च हलंत वाला है, तो बड़ा लगा दिया। छ बड़ा है, यह छोटा है, सुलभ 1 2 3, और नी बड़ा है क्योंकि आगे रे लगा हुआ है। तो देखिए 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 7 8 और 2 10 और 2 12, ये तीसरे में 12 मात्राएं हो गई। अब आगे देखते हैं, द में छोटी ई की मात्रा है 1 1, और सा में बड़ा, परी ना तो पे छोटा, री छोटी और ना बड़ा, मैं छोटा, रे छोटा, मैं छोटा और नी बड़ी और ये बड़ी। तो यानी 1 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 10 11 और 2 13 और 2 15। इस प्रकार से अपन के इस चौथे चरण में 15 मात्राएं हुई। तो अब आपके समझ में आ गया होगा आर्य छंद का लक्षण, उदाहरण किस प्रकार से अपन ने मात्राएं लगाई हैं, किस प्रकार से हमें निर्धारण किया है। तो सबसे पहले तो देखो आपको मात्रा लगाने के लिए एक जो श्लोक मैंने पहले बता दिया वो आना चाहिए बस। सानुस्वारश्च विसर्गश्च गुरु भवेत्, यानी अनुस्वार युक्त जो वर्ण होता है अंग वाला वो दीर्घ होता है, और विसर्ग युक्त वर्ण होता है वो दीर्घ होता है। और संयुक्ताद्य वर्ण दीर्घ यानी संयुक्त वर्ण से, और वर्ण संयोग पूर्वश्च यानी संयोग संज्ञक वर्ण होता है, यानी आधा जो अक्षर होता है उससे पहले वाला वर्ण हमेशा दीर्घ होता है। और जो अपन का संयुक्त अक्षर होते हैं जैसे क्षेत्र के 3 तो ये हैं, और एक होता है अपन का प्रे यानी पे और ऐसे मिलकर के बनता है, एक होता है ध्य विद्यालय वाला द और ऐसे मिलकर के बनता है। इनसे पूर्व के वर्ण हमेशा दीर्घ होते हैं। बाकी अपन की जो स्वर ह्रस्व और दीर्घ मात्राएं हैं उनके अनुसार वो दीर्घ वर्ण और गुरु वर्ण यानी लघु वर्ण होते हैं। इस प्रकार से हम अगर मात्राएं लगाएंगे तो हम पे कहीं भी गलती नहीं होगी और हमारा छंद बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने 2 श्लोक लिखे। आगे भी अभिज्ञान शाकुंतलम का है एक और, देखो अधर किशलय राग कोमल बेटापन कारुण्य बाहु, ये वाला भी श्लोक है ना। इस प्रकार से ये अपन का आर्य छंद हुआ। और आर्य छंद के बारे में देखिए, हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण मैं एक ही बात कहता हूँ आपसे कि आपको छंद का लक्षण और मात्रा लगाने के नियम याद होने चाहिए बस। तो यहाँ पर हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के जो लक्षण इसलिए लिखे थे कि ये पाठ्यक्रम में आते हैं अपन के, तो इसलिए अपन को ये करना है। बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपन ये भी लिख सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण होते हैं। और आजकल रिटन तो होता नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, तो कहीं से भी आ सकते हैं। तो हमें छंद का स्वरूप निर्धारण करने के लिए, गण लगाने के लिए छंद का नियम याद आना चाहिए, और वो छंद मात्रिक है या वार्णिक उस प्रकार से पहचान करके उससे हमें गण निर्धारण करके और उस छंद का नाम उल्लेख कर सकते हैं। तो कहीं भी अपन पे गलती नहीं होगी। इस प्रकार से ये आपका आर्य छंद हुआ। अगला हम अगले छंद का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।